नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। पौधों को जानिए, हमारा ये पाठ पूरा हो गया है और आज मेरा जो सेशन है उसमें मैं प्रश्न और उत्तर आपके सामने लेकर आई हूँ। तो थोड़े से हम प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर भी जानेंगे। और आप जानते हैं कि जब हम ऐसे प्रश्न और उत्तर करते हैं तो हम जो पढ़ा हुआ होता है उसको भी थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। अब ये जो कथन है हमें आप जो ब्लैक में लिखा है, काले से जो लिखा है वो आपका गलत कथन है। जो आपको ब्लू से लिखा मिल रहा है वो कथन सही है। तो पहला जो कथन है, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो तना मिट्टी से लेता है जल, बताइए। नहीं, है ना। तो तना नहीं लेता है, हम कहेंगे जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती। क्लियर हुआ। तो इसको और यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने एक ये गलत है ये तो मानते हैं, लेकिन इसका हमें कैसे ठीक से उत्तर देना है वो भी समझना है। अब दूसरा जैसे है, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखते हैं। तो ये पौधे को सीधा खड़ा रखने के लिए कौन सहायक होता है? तना, है ना। क्योंकि जब तना सीधा होता है तभी तो अगर हम जैसे हमारा कोई पौधा जो बीज बोया छोटा है वो बड़ा हो रहा है और तना उस समय इतना तक वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो पूरा संभल अपने आप वो सीधा खड़ा हो पाए। तो हम उसको किसी डोरी से बांध देते हैं, साथ में एक कुछ और एक डंडा लगा के उसको लपेट कर उसको एक सपोर्ट देते हैं कि उसके अंदर इतनी ताकत हो जाए, इतना वो पनप जाए कि वो सीधा खड़ा हो पाए। तो पहले तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सीधा खड़ा होने में कौन सहायता करता है? तना। तो ये देखिए, अब हमने ये कहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन आप देखें कि जब हम पौधों के ऐसे होता है तो थोड़े से हमारे कॉमन सेंस वाले प्रश्न आ जाते हैं और उसको अगर हमने लेसन को ध्यान से पढ़ा है तो हमें आसानी हो जाती है आंसर देने में। तो और फिर जो एक और आ रहा है कथन, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो जड़ें जल को पत्तियों तक लेकर जाती हैं? नहीं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा तना। तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो ठीक कर रहे हैं, वो हम ठीक उसमें लिख रहे हैं। बाकी तो हमारा सारा देखिए सेंटेंस वही है। ये जो जहां मेन गलती हो रही है वो वर्ड हमें ठीक से करके लिखना है कि ये वाला कार्य कौन करता है। इसके बाद हमारा एक कथन आता है, पुष्प में बाह्यदल एवं पखड़ियों की संख्या सदा समान होती है। हम लोगों ने इससे पहले वाला सेशन पुष्प से ही पर ही आके खत्म करा है और उसमें हम बार बार ये बात आपको समझा रहे थे कि जो बाह्यदल और पंखुड़ियों की सदा जो संख्या होती है वो सदा समान नहीं होती है। हर पुष्प में एक बाह्यदल और पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग होती है। तो उसमें तो ये अगर हम कह रहे हैं सदा समान होती है तो ये गलत है, वो सदा समान नहीं होती है, इसलिए नहीं को अंडरलाइन करा हुआ है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न जो एक सेंटेंस आता है वो है, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। अगर बाह्य दल जुड़ा हुआ है तो हमने जब पुष्प का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब देखा था ना कि वो अलग अलग थे, लेकिन ये भी हमने बाद में कहा था कि जरूरी नहीं है वो अलग अलग रहे, वो आपस में जुड़े भी हो सकते हैं। तो उस ये हम सही कैसे करके लिखेंगे, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी हों। तभी तो विभिन्नता है फूलों में। अगर सब एक समान के रहेंगे तो हमें विभिन्नता दिखाई नहीं देगी। हर वह पुष्प का अपना या तो रंग है अलग, या उसके पत्तियां हमने जैसे आपको थोड़ी मैंने दिखाई थी बैगन की, भिंडी की,
कि वो जो उसका फूल का जो पंखुड़ियां हैं उनका ही शेप अलग है, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर है या अलग अलग है। तो ये सब जो चीजें हैं तो इनसे ही विभिन्नता आती है। तो ये फिर हमने इसको ठीक करके लिखा कि ये जरूरी नहीं है कि उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। फिर दूसरा जो हमारा आ रहा है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जुड़ा होगा। तो यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो ये जरूरी नहीं है कि स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। तो मैं जैसे हमने पुष्प में देखा था, बहुत से पुष्प में पंखुड़ियां अलग अलग होती हैं, बहुत में पुष्प में पंखुड़ियां एक ही वो पूरी आपस में ही मिली हुई होती हैं। जैसे मैंने आपको बैगन का फूल इसीलिए दिखाया था कि पंखुड़ियों का कैसे एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको याद है वो फूल तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरी वो स्लाइड खोल कर देख सकते हैं। और अगर आपके घर में या आसपास कहीं उसका पौधा लगा है तो जरूर जाके देखें कि कैसे विभिन्न प्रकार के फूल हमारे पौधों में लगे होते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न आ रहा है वो है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए, आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो देखिए ये प्रश्न का कहाँ से जोड़ रहे हैं, हमने पढ़ा था तने के उसमें कि दो प्रकार के और पढ़े थे कि जिसमें हमने देखा था जब कि वो जो तना है या तो जमीन में फैल जाता है या वो किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ता है ना। तो अब इसमें उन्होंने कहा है जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो, तो इसका जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो मनी प्लांट का दिया। तो उसका तना लंबा होता है परंतु दुर्बल भी होता है। और ये इसको हम किस वर्ग में रखेंगे? इसको विसर्पी लता के वर्ग में रखेंगे। तो ये हमने दो टाइप के पढ़े थे। तो आपको अगर आपको कोई और का नाम मालूम है तो आप लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आंसर हमारा, कि हम जो नाम लिख रहे हैं, जिस पौधे का नाम लिख रहे हैं वो ठीक है या नहीं, तो आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, अगर आपको और नए नाम मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो उनमें से भी कोई और लिख सकते हैं। फिर जो प्रश्न आ रहा है, पौधे में तने का क्या कार्य है? तो पौधे में तने के कार्य ये तो हमने पढ़े ही थे कि क्या है, यही शाखाओं पत्तियों फूलों फलों को धारण करते हैं। तो तने में ही सब कुछ आता है, तने से ही शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं में पत्तियां लगती हैं, फिर फूल आते हैं और फूल आने के बाद उसमें फल लगते हैं। और तो फिर क्या है, तना पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये एक जिसको हमने बार बार जब हम ये वाला टॉपिक कर रहे थे तो यही हम समझ रहे थे कि किस प्रकार तना ये जल को पौधे के और विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है और ये पत्तियों में तैयार भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो अगर आपको याद होगा जब मैं ये पार्ट पढ़ा रही थी तो जब हम थोड़ा सा जब तना हमारा का टॉपिक खत्म हो रहा था तो आपकी बुक में ही फोटो थी एक पौधे की और उसमें ये कहा था कि आप डायरेक्शन दिखाइए कि तना कहाँ से क्या चीज लेकर जा रहा है। तो मैंने आपको उससे यही कहा था कि आप पैरों से एक ऊपर जाते हुए दिखाएं कि खनिज लवण और जो जल है वो जड़ से वह पौधे के विभिन्न भागों में जा रहा है और जो पत्तियों में खाना बन रहा है वह जो भोजन पत्तियों ने बनाया है वो तना उनको ऊपर भी लेकर जा रहा है, ऊपर के जो और भाग है ये किसी पौधे के, और वो नीचे भी लेकर जा रहा है। ठीक है, और वो इवन नीचे खाली तने का आखिरी भाग तक नहीं, वो जड़ों तक लेकर जा रहा है। और जड़ों में भी जो खाद्य पदार्थ जब इकट्ठा हो जाता है जैसे मूली गाजर में, वो हम खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। फिर एक और प्रश्न है, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूप शिरा विन्यास पाया जाता है? गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़।
तो इसको आप कैसे वो करेंगे? आपको अगर याद रहेगा कि उनका जो विन्यास है वो जाल रूपी है या समांतर है, कौन सा है, तो उनको देखकर आप एकदम पहचान सकते हैं। तो जालिका में तुलसी, धनिया और गुड़हल आ जाता है। मक्का और घास में अगर आप उनकी पत्तियों को देखेंगे तो वो समांतर रहेगा, और जो उसका शिरा विन्यास रहता है वो समांतर रहता है, जालिका रूप नहीं होता है। इसलिए हम पत्तियों को सोचकर हम इस उत्तर जो प्रश्न है उसका उत्तर दे सकते हैं। तो आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर करे, और उससे देख रहे हैं कि जो हमने तने जो पढ़ा था उसके बारे में सोच लिया, हमने पुष्प के बारे में पढ़ा था उसके बारे में सोच लिया, तो कितना एक उत्तरों से हम अपना रिवीजन करते चले जाते हैं। तो जब आप ये उत्तर पढ़ रहे हैं, तो आपको जो पढ़ा है वो याद आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। कोई टॉपिक छूट रहा है, कुछ है, तो आप वो सेशन फिर से देखिए, बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करवाए थे वो पढ़िए, और फिर एक बार जब आपको हो जाए हाँ अब पक्का हो गया, फिर से इन उत्तरों को देखें और याद करिए। अगले सेशन में थोड़े से प्रश्न उत्तर के साथ मैं फिर मिलती हूँ आपसे। बाय।